मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33 और ये आपकी साइंस की 10th क्लास की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और आज डेट है 18 सितंबर। तो ये भी आपकी जो लेसन नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, उसी से ली गई है। तो ये उसका सेकेंड वर्कशीट है, ये उसी चैप्टर की। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, तो ये टॉपिक है हमारा मेन। तो इसमें क्या है कि धातु प्लस तनु अम्ल लिखा हुआ है ना, तो धातु के साथ या धातु को जब तनु अम्ल में डाला जाता है तो लवण बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सा एक पैटर्न है, इसका फॉर्मेट है कि धातु में जब तनु अम्ल डाला गया तो लवण बना और साथ में हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। फिर देख लेते हैं आगे कि जो सोडियम है, इसमें दे रखा है ना कि सोडियम क्या है, धातु, HCl क्या है, अम्ल। तो जब सोडियम को तनु अम्ल में डाला, तनु मतलब होता है जिसमें जो डाइल्यूटेड हो, जिसमें पानी ज़्यादा मिला हो, स्ट्रांग ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, तो क्या बनेगा, लवण NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। तो ये फॉर्मेट है। फिर क्या है कि जो जिंक है, जिंक में जब हमने HCl डाला, जिंक भी धातु है, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड और साथ में H2 गैस। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अभी जो मैं आपको जिंक की ये रिएक्शन बता रही थी, जिंक इसमें धातु दे रखा है और धातु है मतलब, और HCl क्या है, तनु अम्ल है, डाइल्यूटेड अम्ल। तो इसमें जब डाला तो नीचे आपको टेस्ट में दिख रहा है ना, ये जिंक धातु है, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, जस्ता। और फिर इससे क्या बना, लवण, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इससे निकली। तो जो बुलबुले दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं। तो होपफुली ये तो आपको क्लियर हो गया होगा जितना बता रही हूँ आपको। फिर इसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कॉपर तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो देखो जो ये रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है ना आपको, ये वाली जो रिएक्टिविटी सक्रियता श्रेणी है, इस सक्रियता श्रेणी में आप एक चीज़ देखो कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है ना, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ऊपर है, मतलब कॉपर नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि जो सक्रियता श्रेणी है, जैसे पोटेशियम है के, तो ये नंबर 1 पे है, मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्योंकि कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है तनु HCl जो है वो कॉपर को के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब आगे देख लो, इसमें टेस्ट उसमें दे रखा है तीनों ही। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। तो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं, तो ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है। क्यों नहीं होता, क्योंकि HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीडेशन करता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो रीज़न याद रखना है इसका। एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, उसके साथ इसने डाला HNO3, तो क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये एक रिएक्शन हो रही है। फिर है मैग्नीज, उसके साथ डाला HNO3, तो बन गया मैग्नीज नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। तो अब पहले देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ ही देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये सक्रियता श्रेणी, ये वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद जो सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक में एल्यूमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जिंक कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि नीचे आता जा रहा है ना, सीढ़ियाँ नीचे उतरती जा रही हैं। आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, देन गोल्ड। तो सबसे कम क्रियाशील कौन से हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो इनको याद करने के लिए ये एक कोड है जो वैसे मैंने नहीं बनाया है, ये आज से 5-6 साल पहले मैंने कभी यूट्यूब पर कहीं देखा था।
तो किसी ने और ने कभी बनाया होगा, लेकिन नो डाउट बहुत इजी और अच्छा कोड है, तो इसको याद कर लेना। तो पोटेशियम मतलब इसकी एक पूरी सीरीज़ है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्यों, हाँ, तो ऐसे याद कर लेना बस, ठीक है। तो केदार से हो गया पोटेशियम के, नाथ से हो गया सोडियम Na, का माली सी दे रखा है वैसे, तो ये कैल्शियम हो गया, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, ज़रा से जिंक हो गया, फीके से Fe आयरन, पकाते से लेड Pb, है से हाइड्रोजन, को से कॉपर Cu, हाथ से H, जो पहला H है इसका अल्फ़ाबेट दे रखा है ना सिंबल का, ये मरकरी है, दूसरा Ag सिल्वर चांदी मतलब, और ये Au गोल्ड सोना। तो ये सीधा सीरीज़ है जिसको आप अच्छे से याद कर लेना, और इस सीरीज़ को बार बार लिख कर देखना, और कोड से याद करोगे तो बहुत ईजिली याद हो जाती है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्यों, हाँ, तो बस ऐसे याद करना है, इसको लिख के देखना तो दिमाग में रह जाएगा आपके अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो अब आपने इससे वो तो देख ही लिया कि कैसे सीरीज़ देखी जाती है, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। पहले हम नीचे वाला पार्ट देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो अभी हमने अभिक्रियाशीलता जो देखी थी, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो आयरन ऊपर था या कॉपर ऊपर था, पहले तो ये बताओ। देखो हमने था ना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके, फीके आयरन हो गया, पकाता है क्यों, क्यों मतलब कॉपर, तो ऊपर क्या आया आयरन, तो इसका मतलब आयरन जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसमें दे रखा है ना कि धातु ए के साथ जब बी का लवण विलयन मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए का लवण विलयन, ये एरो लगाना, अच्छा नीचे एरो लगा रखा है वैसे, प्लस धातु बी जो है वो विस्थापित हो जाती है। तो जैसे इसमें दे रखा है इसने कि आयरन है, आयरन के साथ कॉपर सल्फेट डाला, मतलब आयरन धातु ए हो गई, कॉपर सल्फेट हो गया लवण विलयन, तो कॉपर सल्फेट, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो आयरन है, जो ये आयरन है ना, इसको हमने डाला कॉपर सल्फेट में, तो आयरन ने क्या करा कि सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को उठा के साइड कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो कॉपर विस्थापित हो गया तो क्या बन गया, FeSO4, ये इसके साथ जुड़ गया और कॉपर अलग निकल गया, तो इसे ही कॉपर का विस्थापन बोलते हैं। तो अब ये आपने पढ़ा था ना, विस्थापित अभिक्रिया में भी पढ़ा था आपने, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। तो ऐसे ही ये वाला दे रखा है, कॉपर है, कॉपर ज़्यादा ऊपर है या सिल्वर, सिल्वर आपने देखा था सबसे नीचे के दूसरे नंबर पे थी, है ना, और कॉपर उससे ऊपर था, तो कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा सिल्वर को, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, बस ये रीज़न ज़रूर देना है हर जगह जहाँ भी वो मांगे, और सिल्वर उससे कम अभिक्रियाशील है। तो वो क्या करेगा कि जो कॉपर है वो जुड़ जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर को साइड निकाल देगा, विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर इसके साथ जुड़ के क्या बना लिया कॉपर ने, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। फिर आप इसमें देखो नीचे, सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं हैं। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो चलो पहले तो हम ये वाली रिएक्शन देखते हैं, फिर मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ रिएक्शन। तो तुम ये वाली रिएक्शन देखो, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर है, तो कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बना लिया। तो इसमें आपको दिख रहा है ना, कॉपर की स्प्रिंग सी दिख रही है, तो जो ये इसके ऊपर वाइट वाइट सा जम गया है ये सिल्वर है, ठीक है। और दूसरा फिर हम ये देख लेते हैं, ये जो अभी हम नीचे कर रहे थे कि जो आयरन है, लोहा है, उसके अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू है, आयरन इसमें नील कील डाली, जो आयरन है तो वो ब्लू रंग का था पहले, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो वो जाके कहाँ जम गया, कील के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका कलर कैसा हो गया, विलियन का सॉल्यूशन का ग्रीन। तो होपफुली ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें वही चीज़ दे रखी है जो मैंने आपको दिखाई है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अब इसके। तो क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे थे हम, ठीक है। मैग्नीशियम से शीशा तक सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्यतः परिस्थितियों में भी किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के साथ देखते जाओ आप। यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संचारित नहीं होती है, मतलब जो नीचे हैं वो कम अभिक्रियाशील है,
जो ऊपर वाली है ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जो बीच में है ये मीडियम है, मीन्स की बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो फिर क्या है, और ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी ऊपर है ना, कैल्शियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन एक गैर धातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मददगार है। हमने देखा था ना कि जो कॉपर है, कॉपर HCl को डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि आपने देखा होगा हाइड्रोजन इसमें ऊपर होती है कॉपर से, ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाता, विस्थापित नहीं कर पाता है इसको। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो अभी हमने देखा था कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस लिख दोगे। जस्ते कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखें, तो ये तो बेटा आप खुद ही लिखो, इसमें दे रखी है ऊपर वैसे जिंक के साथ ये वाली रिएक्शन लिखनी है उठा के, और ये भी लिखनी है कि जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। मतलब सिंपल वैसे रिएक्शन मांगी है इसने, ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं मांगा है, तो आप इसको कर लेना। तो आगे देखो, फिर है क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट खोल के साथ अभिक्रिया करता है। अभी मैंने आपको इसका वो भी दिखाई थी, पिक्चर फोटो भी दिखाई थी एक, है ना। तो ये सीधा सीधा ये वाली जो रिएक्शन है ये आपका आंसर नंबर 2 है। और इसमें लेकिन ये ज़रूर लिखोगे कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये सिल्वर को वहाँ से विस्थापित कर देता है, जो कि इसमें भी लिखा है सारा, ठीक है। तो यहाँ से देख के लिख लेना। अब है कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया है, कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत छेद हो गए, अभिक्रिया हुई, उसका समीकरण लिखिए। देखो अभी हमने देखा था कि ये वाली रिएक्शन की थी कि आयरन था, आयरन में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, तो बर्तन आयरन का रहा होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला तो यही रिएक्शन होगी, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना, तो उसका रंग बदल जाएगा, हरा हो जाएगा, है ना। तो वही लिखना है बस इसमें, तो यही वाली रिएक्शन लिखनी है और इसी को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट देख लो, इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देखो उसको करने से पहले ये देखो कि इसमें विलयन किस किस के दे रखे हैं। एक तो आयरन का दे रखा है, दूसरा विलयन दे रखा है इसने कॉपर का, तीसरा दे रखा है जिंक का, चौथा दे रखा है इसने सिल्वर का। इसका मतलब ये चारों ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वैसे बहुत सिंपल ही पूछ रहा है तो नॉर्मली भी देख सकते हो, उसमें ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो देखो इसने पूछा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो आप देख रहे होगे इसमें सिर्फ B धातु ऐसी है जो विस्थापित कर पा रही है आयरन को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर B धातु है आयरन से ऊपर ही होगी। अगर हम नॉर्मली सीरीज़ में देखें, यहाँ पे देखो आप सीरीज़ में देखें तो जिंक है, उसके बाद आयरन है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर कॉपर कहीं नीचे है ना। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर हमारा क्या आ रहा था, जिंक आ रहा था, है ना। उसके बाद जो इनके अंदर दे रखे हैं, क्योंकि आयरन है, जिंक के बाद क्या आएगा, आयरन, उसके बाद क्या आएगा हमारा कॉपर, उसके बाद आएगा आपका लेड, सॉरी सिल्वर दे रखा है, सिल्वर। तो ये इसी तरीके से आएगा, ये घटते हुए जा रहे हैं यहाँ से। तो बी विस्थापित मतलब कर पाती है इसको, तो इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका, बी धातु। फिर धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। देखो बी धातु कोई भी धातु है, ये तो पक्की बात है कि वो कॉपर से ज़्यादा ही रिएक्टिव है ना, क्योंकि कॉपर से ऊपर आयरन है, जब वो आयरन को विस्थापित कर सकती है तो ऊपर ही है, तो हो सकता है जिंक हो, पर ये इसने सिंपल मांगा है तो ऐसे लिखो बस बी धातु प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इससे क्या बना हमारा, इससे बन जाएगा ये 20 को डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को, तो क्या बना लेगी BSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये सीधा रिएक्शन बन जाएगी, या फिर इसको Zn प्लस CuSO4 करके भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से तो वो भी करेक्ट ही होगी क्योंकि ओवरऑल सही है वो, होपफुली जिंक होना चाहिए। और वैसे ही आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से भी आप आराम से देख सकते हो क्वेश्चन को, अगर दिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। धातु A, B, C एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगाइए। अब हमने देखा कि सबसे ऊपर थी B, ये हम देख चुके थे। उसके बाद क्या है, B के बाद हमने देखा कि जो A धातु है वो कोई अभिक्रिया नहीं करती लेकिन कॉपर को हटा देती है। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट धातु कौन सी होगी, A।
नेक्स्ट ए विस्थापित कर रही है ना, तीसरी धातु कौन सी है जो विस्थापित कर पा रही है? सी, है ना, ये देखो यहाँ विस्थापित कर पा रही है तो सी हो गई। अब कौन सी ऐसी धातु जो कुछ भी विस्थापित नहीं कर पा रही, तो वो हो डी। ठीक है, पहले देखो ये बी ने विस्थापित किया, फिर ए ने विस्थापित किया, फिर इसने, तो 1 2 3 और ये बचा 4D। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और है इसमें कि इसके जो फॉर्मूले हैं आप उनको ज़रूर कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कुछ फॉर्मूले हैं इसी उसके से रिलेटेड या वर्कशीट से, तो प्लीज़ इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना बार बार लिख लिख के। और जो मैं हर बार ही बोलती हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। और ख़ासकर केमिस्ट्री की तो खासियत है कि जब तक आप एलिमेंट्स याद नहीं करोगे, जो तत्व है उनके नाम नहीं याद करोगे या फॉर्मूले याद नहीं करोगे, तब तक वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो पहले तो एनसीईआरटी से पढ़ो अच्छे से, इसको सिंपल से याद करो, साथ साथ फॉर्मूले याद करते जाओ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू बेटा।